और ये प्रश्न कह रहा है कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक में फेरों की संख्या, यानी N1 का मान साहब 1000 है, N2 का मान कितना है 3000 है, और आपसे कह रहा है V1 है साहब 80 वोल्ट। क्या है V1? 80 वोल्ट है। तो आपसे पूछ रहा है द्वितीयक के कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर, यानी आपसे साथियों पूछ रहा है E2 बटा N2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? E2 बटा N2, ना कि E2। ऐसी परिस्थिति में आइए हम सबसे पहले क्या जानते हैं, हम जानते हैं N2 बाय N1 बराबर V2 बाय V1। यहां से साहब V2 क्या होगा? V2 बराबर होगा N2 V1 बटा, होगा ना जी, N2 V1 बटा N1। अब आइए N2 का मान बताइए कितना है 3000 गुना V1 कितना 80, अब बाय कितना 1000, यानी 240 वोल्ट आपका क्या मिला E2। अब आप आइए EMF पर टर्न इन सेकेंडरी, सेकेंड क्वाइल कह रहा है ना, तो EMF पर टर्न इन सेकेंडरी कितना हो जाएगा आपका E2 बाय N2, यानी 240 बटा 3000, 0.08 वोल्ट। आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा 25 केवीए का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में कितना टर्न है 250, सेकेंडरी में कितना टर्न है 40, प्राइमरी का वोल्टेज V1 कितना है 1500। आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी V2 कितना है और I2 कितना है, जबकि पावर 25 केवीए हमको दिया हुआ है। आइए अब आराम से विद्यार्थी बन जाएगा कि नहीं, आप लोगों से बताइए क्या करेंगे हम लोग। बहुत आसानी से जानते हैं मेरा V2 बटा V1 बराबर N2 बटा N1। क्या होता है साहब N2 बटा N1। अब आपको निकालना है V2। क्या करिएगा साहब V1 N2 बटा N1। V1 का मान कितना है 1500, नहीं N2 कितना है जी 40, N1 कितना है 250, यही ना, 0 0 काटिए कितना आ रहा है 240, बिल्कुल 240 वोल्ट आपका हो गया V2। अब आपसे कह रहा I2 निकालने के लिए, तो I2 तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम रेशियो करके, या नहीं तो पावर बटा V2 करके। नहीं तो मेरा पावर कितना है 25 गुना 10 के पावर 3, आप बटा करिए 240, बताइए तो कितना हो जाएगा 16, 104.16 आ रहा है। तो चलिए 104.16 एम्पियर। तो मेरा मिल कौन रहा है मान जी 240 104 ए नंबर में मिल रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाए। या तो आप ऐसे करके निकाल लेते और नहीं तो आप वो फॉर्मूला लगा देते। नहीं V2 बाय, एक सेकेंड, आप लगा देते करके निकाल लेते और नहीं तो आप वो फॉर्मूला लगा देते। नहीं V2 बाय, एक सेकेंड, आप लगा देते V2 बाय V1 बराबर I1 बाय I2 और तब जाकर के आप निकाल लेते। लेकिन ऐसा करते तो आपको I1 नहीं दिया हुआ है, फंस जाते। यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना उचित था। आगे बढ़ें। आइए साहब कह रहा है विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई वोल्टेज मापन हेतु किया जाता है। क्यों साहब? विभव ट्रांसफार्मर जो हमारा है यह हाई वोल्टेज को मापने का काम करता है। कहने का तात्पर्य है पीटी के माध्यम से हम क्या करते हैं उच्च वोल्टेज को मापते हैं। कैसे मापते हैं साहब? उच्च वोल्टेज मापते हैं क्यों? क्योंकि हमारा विभव ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है।
स्टेप डाउन होता है, इसके सेकेंडरी की तरफ नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। मात्र 0 से 120 वोल्ट का वोल्ट मीटर हम यूज कर रहे हैं और यहां पर मेरी वोल्टेज देखिए 13.8 किलो वोल्ट है। कहां 13.8 के भी 13,800 किलो वोल्ट नहीं जी, कहां मेरा 120 वोल्ट। तो हम इसके माध्यम से V2 बाय V1 बराबर N2 बाई N1 के कंसेप्ट से, ये मालूम है V2 मालूम है V1 नहीं निकाल लीजिएगा। इस कंसेप्ट से आप हाई वोल्टेज को क्या करते हैं, यहां पर माप लेते हैं। तो क्या जवाब आप दीजिएगा साहब? द्वितीयक में लपेटों की संख्या अधिक है, गलत। स्टेप अप है, गलत। क्या है साहब? प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक होती है, यह स्टेप डाउन होता है। 120 वोल्ट का वोल्ट मीटर सेकेंडरी में लगाकर बड़ी आसानी से वोल्टेज को माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आइए साहब, नो वोल्ट आपको कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन VR। साथियों, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की बात हो रही है। मैंने आपको कहा था दो तरह का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, एक अप एक डाउन। हम सब चाहेंगे कि डाउने हो, समझ गए कि नहीं? लेकिन हमारा वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में कंसेप्ट बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना ज्यादा होगा उतना घटिया माना जाएगा और जितना कम होगा उतना बढ़िया माना जाएगा। सामान्य रूप से अगर क्वेश्चन आपको पूछ देता है, कहीं कुछ लिखा नहीं रहता है, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड गुना साहब 100 क्या होता है मेरा वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन यह वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? अप है। क्या है जी? अप है, क्योंकि यहां दोनों के अंतर में कम से भाग दे रहे हैं। ज्यादा वोल्टेज मेरा कौन होगा? NL बड़ा होगा किससे? फुल लोड से। नो लोड पर वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, फुल लोड पर कम मिलेगी। तो ज्यादा वाले से कम वाले को घटाया तो मान तो जो मिला मिला, लेकिन जो मान मिला उसको कम वाले से भाग देंगे तो बढ़ ना जाएगा, बढ़ जाएगा तो घटिया ना होगा, खराब रेगुलेशन। अगर आप चाहते हैं डाउन रेगुलेशन तो क्या करिएगा? परसेंटेज VR बराबर VNL माइनस VFL बटा VNL गुना 100 करिएगा तो क्या होगा? डाउन रेगुलेशन होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो ऑप्शन दिया है उस दिए गए ऑप्शन के सापेक्ष ये कहीं से नहीं यहां बटा दिया नहीं, गुना है तो भी क्या हो गया? खत्म। हमारा उत्तर क्या स्वीकार किया जाएगा? बी नंबर, नो लोड माइनस फुल लोड बटा नो लोड। परसेंटेज नहीं है तो सिर्फ सीधा लिख दिया है, परसेंटेज रहेगा तो 100 से गुना कर देंगे। हाँ, तो परसेंटेज ऊपर में किया है तो वहां पर सीधा घुस जाएगा, सीधा डल जाएगा। ये देखिए हम लोग हमेशा इसी कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं। ये वाला जो है ना, जितना भी मशीन है सब जगह इसी को लेके चलते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग इस सूत्र का यूज करते हैं, लेकिन परिस्थितिवश अगर गाइड किया है तो ठीक है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर वैसी परिस्थिति बन जाए तो ट्रांसफार्मर के केस में ही यह संभव है। यह वाला फॉर्मूला रोटेटिंग मशीन में कभी संभव नहीं है। अब पॉपुलर यही है, फेमस यही है, यही ज्यादातर यूज में लिया जाता है ये विशेष परिस्थिति के लिए। अब यहां पर देख लीजिए जवाब, कह रहा वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना कैसे की जाएगी? कुछ नहीं लिखा है ट्रांसफार्मर या कुछ मेंशन नहीं किया है। जब कुछ मेंशन नहीं किया है तो क्या करेंगे साहब? नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड गुना 100। अगर मेंशन कर देता ट्रांसफार्मर तब इसको लेते, मेंशन नहीं किया है, इसी उत्तर को लेके चलेंगे। वो तो रहने करता है ना, जीरो लोड वोल्टेज सब में रहेगा। हमारे मशीन में भी नो लोड वोल्टेज मिलता है, जनरेटर में भी मिलता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलता। नो लोड का मतलब क्या होता है? जब लोड नहीं हो तब का वोल्टेज। जब लोड नहीं होता है तब का वोल्टेज E0 हमेशा मेरे सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा ही हुआ करता है। इकाई ट्रांसफार्मर के लिए उच्च वोल्टेज, इसका कंसेप्ट समझिए। यूनिट ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज मस्ट बी, मतलब ये कंसेप्ट कहां से रिलेटेड है? आपके जनरेटिंग स्टेशन से रिलेटेड है। हम अपने जनरेटिंग स्टेशन पर एक अल्टरनेटर से 11 केवी से लेकर के 23.5 केवी का वोल्टेज जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। और सिंगल यूनिट से जो मेरा पावर हमको बढ़ेगा या सिंगल यूनिट जो रिसीव करेगा, सिंगल यूनिट मतलब 3 फेज का वो ट्रांसफार्मर जो यूनिट है, यानी आपको मैंने कहा है दो तरीके से ट्रांसफार्मर 3 फेज का बनाते हैं। एक हम यूनिट सॉलिड स्ट्रक्चर कोर का बना के 3 फेज का उसमें वाइंडिंग लपेट दिया, वो यूनिट ट्रांसफार्मर हो गया। एक सिंगल फेज का 3 अलग अलग ले लिए, आप तीनों को 120 पे डिस्प्लेस करा दिए, उसको बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं।
तो बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर में हम क्षमता घटा बढ़ा सब कुछ कर सकते हैं, यूनिट वाले में करना संभव नहीं होता है। यूनिट वाले में निर्धारित क्षमता पर ही हमको काम करना होता है। तो हमारा जो जनरेशन है, भारत तो विकसित राष्ट्र बन नहीं पाया है अभी, ठीक है कि नहीं, जब बनेगा तब 33 केवी पर हम लोग जाएंगे। अभी 11 केवी का जनरेशन जनरली हम लोग करते हैं, कुछ प्लांट में 22 भी हो रहा है, समझ गए, कुछ कुछ जगह हम लोग 33 पर भी पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर हमारा जो हाइडल प्लांट है उसमें हम लोग 66 केवी का भी जनरेशन करके ट्रायल कर चुके हैं साहब, समझे। लेकिन बहुतायत मात्रा में भारत में पावर का जनरेशन 11 केवी पर हो रहा है। तो जनरली जो मेरा जनरेटिंग स्टेशन है 11 से 23.5 केवी के बीच ही वोल्टेज का उत्पादन हुआ करता है। वैसी परिस्थिति में तत्काल हम जो सप्लाई जोड़ेंगे जिस बस बार के माध्यम से ट्रांसफार्मर को, वह ट्रांसफार्मर हमारा यूनिट ट्रांसफार्मर है और उस यूनिट ट्रांसफार्मर की क्षमता 24 केवी से ज्यादा नहीं हुआ करती है, इतना तक की रहती है, क्योंकि 23.5 मैक्सिमम ये जाएगा, इसलिए 24 एडजस्ट करेगा। राइट आंसर 24 विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ें। सरकार कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परिणामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध क्या है? RS सेकेंडरी का, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात K है। द्वितीय को प्राथमिक की ओर ले जाना है, यानी हम सेकेंडरी को प्राइमरी की तरफ ले जा रहे हैं। तो जब सेकेंडरी प्राइमरी की तरफ जाएगा तो मेरा RS डैश बन जाएगा। हम किसी के घर जाते हैं तो मिठाई हम लेके जाते हैं जी, कि उसको कह देते व्यवस्था करके रखना, आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। जनरली ये फ्रेंडशिप में हो सकता है, लेकिन नाते रिश्ते में ऐसा नहीं होता। इतना आप लोगों को भी तो ज्ञान है ही, थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी ईश्वर दिया है। पर कुटुंब के यहाँ जाते हैं, उसको नहीं कहते व्यवस्था रखिएगा, आ रहे हैं। दोस्त को कहते हैं, जो तुम्हारा रूम पर पटना डेरा पर आ रहे हैं, सब व्यवस्था करके रखना, कोल्ड ड्रिंक की सब मंगा लेना, है कि नहीं है, खीरा उड़ा मंगा लेना, गर्मी का समय है, समझे कि नहीं, ये मामला है। चलिए साहब, तो RS डैश बराबर क्या होता है साथियों? जब सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ आएगा तो K स्क्वायर से भाग लगेगा, अब प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाएगा तो K स्क्वायर से गुना होगा, तो RS बटा K स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 से 2 की तरफ गया कौन मेरा? RP, तो RP डैश हो जाएगा, और यह RP इंटू K स्क्वायर होगा। प्राइमरी को सेकेंडरी में भेजेंगे तो K स्क्वायर से गुना, और सेकेंडरी को प्राइमरी में लाएंगे तो K स्क्वायर से भाग। राइट आंसर साहब क्या होगा? RS बटा K स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। बस यही छोटा बात ध्यान रखिएगा। चलिए सरकार आगे बढ़ें। आपके टेस्ट का समय, जो फुल टेस्ट का समय है, मौसम की गर्मी को देखते हुए संध्या 7 बजे रखा गया है, और फिर नाश्ता करके 7 बजे आइएगा और जूस वगैरह पीते हुए 8:30 में टेस्ट देकर निकल जाइएगा। ठंडा ठंडी गर्मी का एहसास नहीं होगा। जो जहां नजदीक महसूस कीजिएगा वहां दे सकते हैं टेस्ट, चिंता नहीं। जिसका घर जहां नजदीक है, बाजार समिति नजदीक है तो यहां दे दीजिएगा, और साहब का नजदीक है किसान कोल्ड स्टोरेज तो वहीं दे दीजिएगा। सभी डिस्कशन, आप घबराना नहीं है। एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसकी नियमन दक्षता मापन की जानकारी देता है, यानी वोल्टेज और रेगुलेशन बता देगा, इफिशिएंसी बता देगा, समझ गए कि नहीं, और साथ साथ हीट टेम्परेचर को बता देगा, तीनों चीज बता देगा साहब। वह टेस्ट मेरा एकमात्र है जिसका नाम है बैक टू बैक टेस्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? संपनर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं साहब? संपनर टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट में दो समान रेंज का, समान क्षमता का, समान रेटिंग का हम ट्रांसफार्मर लेते हैं, दोनों का प्राइमरी एक दूसरे का पैरेलल और दोनों का सेकेंडरी एक दूसरे का पैरेलल होता है। प्राइमरी साइड भी अलग हम वाट मीटर, अमीटर, वोल्टमीटर लगाते हैं, सेकेंडरी साइड भी अलग वाट मीटर, वोल्टमीटर, अमीटर लगाते हैं। दोनों को सप्लाई ज्वाइंट में देते हैं और दोनों का लोड हम ज्वाइंट में साहब जोड़ने का काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा एक वाट मीटर आपको यह नो लोड लॉस बताएगा, ये हमको फुल लोड कॉपर लॉस बताएगा। कॉपर लॉस और नो लोड लॉस यानी कॉपर आयरन दोनों लॉस पता चल गया। हीट भी हमको मालूम हो जाता है, और जब लॉसेस निकल गया, हीट निकल गया, तो हम इफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। तो सब तरह का काम किस टेस्ट से हो जाता है? आपको साहब बैक टू बैक से। ओपन टेस्ट से आप जानते हैं आयरन लॉस मिलता है, शॉर्ट टेस्ट से जानते हैं कॉपर लॉस मिलता है। हॉपकिंसन टेस्ट जो है या डीसी मशीन में साहब डीसी मोटर में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया नहीं जाता है विद्यार्थी जी। और इस टेस्ट में एक मोटर एक जनरेटर का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए रेस से बाहर हो गया। राइट आंसर बी नंबर, बैक टू बैक या संपनर टेस्ट। चलिए सरकार आगे बढ़ें। साहब ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल
एक वाइंडिंग होती है और यह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है और यह एक वाइंडिंग से ही हम स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों का काम करा लेते हैं और इसमें कॉपर की खपत भी क्या होती है, कम होती है। आपके सामने तस्वीर भी होगा साहब, यही है ऑटो ट्रांसफार्मर का तस्वीर। हमने ढक्कन खोल दिया है, बैरक है, वेरिएक है, वोल्टेज के मान को क्या कर रहा है, घटा बढ़ा रहा है। कॉपर की सेविंग होती है, शॉर्ट सर्किट का चांस इसमें ज्यादा रहता है साथियों। ये मेरा कैसा ऑटो ट्रांसफार्मर है, इस तरफ ज्यादा टर्न है, सेकेंडरी की तरफ मेरा क्या है, टर्न घट गया, टैपिंग कर दिया, मेरी वोल्टेज कम हो जाती है। राइट आंसर क्या होगा साहब, 1। देखिए विद्यार्थी जी, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस आपका 400 है और हायर इफिशिएंसी हमको मिल रही है। और जब हायर इफिशिएंसी होती है तो पीसीयू का कान पकड़ के पीआई के बराबर करते हैं, इसीलिए पीसीयू भी वैज्ञानिकों 400 वाट होगी। सही उत्तर आप किसको देंगे जी, डी नंबर कि बी नंबर? बी नंबर इज द राइट आंसर, 400 वाट। चलिए साहब आगे बढ़ें। अब तो लग रहा है कि गलती से एक आध क्वेश्चन ट्रांसफर का बना ही लीजिएगा आप लोग, क्या विद्यार्थी जी? चलिए, एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है साहब, वितरण ट्रांसफार्मर जो हमको बांटता है, वोल्टेज घटा के देता है। गली मोहल्ले में मुखिया जी सरपंच साहब के दरवाजे पर, वार्ड सदस्य के दरवाजे पर लगा होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या होगा साहब, राइट आंसर स्टेप डाउन। और यह होता कौन सा है, डेल्टा स्टार। 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन इससे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। देखिए आपके सामने नेम प्लेट रेटिंग रखा गया है। जितना भी ट्रांसफार्मर है, सरकार का रूल है कि नेम प्लेट रेटिंग होना चाहिए। देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, कूलिंग का टाइप दिया है, वेक्टर ग्रुप दिया है, कोर वाइंडिंग का वजन दिया है, ऑयल का मात्रा दिया है, टोटल आपका मंथ ईयर मैन्युफैक्चरिंग दिया है, कितना टेम्परेचर और राइज कर सकता है, 35 डिग्री बढ़ा सकते हैं, वाइंडिंग का कितना बढ़ सकता है, 40 बढ़ सकता है, वारंटी यही लिखा है, कुछ ऑर्डर नंबर सब है, एम्पियर है, नो लोड का वोल्टेज है, लोड का वोल्टेज है, 63 केवीए का है, सब कुछ है, कंपनी कौन बनाया है, 3 फेज का वाइंडिंग का कनेक्शन कैसा है, सारा स्ट्रक्चर दे दिया है। यानी कि साहब आपको वेक्टर ग्रुप दे दिया है, ड्यूटी दे दिया है, इंसुलेशन का टाइप दे दिया है, किस क्लास का इंसुलेशन आप यूज कर रहे हैं, सब बता दिया है। लेकिन फ्रेम का साइज क्या है वो नहीं बताया है। तो यानी आपके नेम प्लेट रेटिंग में फ्रेम का आकार नहीं लिखा रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ड्यूटी मतलब हैवी ड्यूटी, शॉर्ट ड्यूटी, समझ गए साहब, ये होता है। चलिए सरकार अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशिएंसी, ये तो आपको याद हो गया होगा, जब पीसीयू किसके बराबर, पीआई के बराबर, तो कोर और ताम्र हानि जब एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है, तब जाकर के मेरी इफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। समझ गए साहब। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 100/5 अनुपात का सीटी है, 5 एम्पियर के मीटर से क्या है साहब, जुड़ा हुआ है। अब 5 एम्पियर के मीटर से जब सरकार जुड़ा हुआ है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए प्राइमरी करंट मेरी क्या है, I1 है मेरा 100 एम्पियर, सेकेंडरी करंट मेरी I2 कितनी है सरकार, 5 एम्पियर, लिखा है ना 100/5, ठीक है। और विद्यार्थी जी आपसे कह रहा है कि हमारा पाठ्यांक कितना हो रहा है, 3 एम्पियर। यदि पाठ्यांक कितना हो 3 एम्पियर, इससे क्या पता चल रहा है, आपसे कह रहा है रियल करंट बताइए, वास्तविक करंट बराबर क्या है वो बताने कह रहा है। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से आप करेंगे। यानी 5 एम्पियर के अमीटर से जुड़ा है, यानी 5 एम्पियर के अमीटर द्वारा 1 एम्पियर का पाठ्यांक प्राप्त होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर का पाठ्यांक मिलता है। यानी आपका 5 एम्पियर पढ़ता है तो कितना बताता है, 1, यानी होता है 5 तो बताता है 1, होता है 100 तो कितना बताएगा, टोटल 100 है ना जी प्राइमरी का, तो 100 एम्पियर के लिए कितना बताएगा, 100/5 बताएगा। 100/5 मतलब 20 एम्पियर हमको बताएगा, स्वाभाविक सी बात है। 20 एम्पियर रीड करेगा तो 100 होगा। आपका कह रहा है कितना हो रहा है, 3 एम्पियर रीड कर रहा है। तो यानी स्पष्ट हो गया, जब 3 एम्पियर रीड करेगा तो 3 × 20 = 60 एम्पियर धारा होगी। राइट आंसर सरकार सी नंबर। आइए साहब, कह रहा 10 केवीए का 1100/400 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। यानी आपका साहब V1 कितना है, 1100, V2 कितना है, 400, हमारा N2 कितना है, 100। आपसे N1 पूछ रहा है, नहीं बनेगा जी। चलिए जरा देख लेते हैं, V2/V1 = N2/N1। साहब N1 बराबर हो जाएगा V1 × N2/V2। विद्वानों क्या लिखेंगे, 1100 गुना N2 कितना है, 100 है ना,
बटा V2 कितना है जी 400। सिंप्लीफाई कर लीजिए 1100 बटा 4 275 आ गया। आंसर दे दीजिए साहब ऑप्शन नंबर ए। समझे कि नहीं? आइए साहब, आइए साहब, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साहब? बता दीजिए जल्दी से। क्या करेगा साहब? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से गांठ बांध लीजिए साहब, कॉपर लॉस की गणना होती है। और शॉर्ट किसको करते हैं? लो वोल्टेज साइड को। और हाई वोल्टेज साइड में वाट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर लगाते हैं साथियों। मेरा सही उत्तर होगा कॉपर लॉस। ये तीनों की जानकारी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ओपन सर्किट टेस्ट हमको करना पड़ता है। और ओपन सर्किट टेस्ट में ओपन किसको करते हैं? हाई वोल्टेज को ओपन करते हैं, और लो वोल्टेज के साइड सारा उपकरण लगाते हैं। जस्ट इसका उल्टा कार्यक्रम होता है। चलिए साहब आगे बढ़ें, तब ना तुम सही जवाब दे रहा है। ट्रांसफार्मर में संपर्क को हम कैसे वैद्युतिक संकेत से व्यक्त करेंगे? दो गोला लेंगे और दोनों को एक दूसरे से काट देंगे, यानी दो सर्किल एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो क्या बन जाती है साहब? हमारी ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो यानी स्पष्ट रूप से दो प्रतिच्छेदन वृत्त ट्रांसफार्मर को बताता है सर्किट 1 है, सर्किट 2 है, और दोनों एक दूसरे से चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ है। और इसमें पावर देते हैं तो वहां से हमको आउटपुट मिल जाता है, उधर से देंगे तो इधर से मिल जाएगा। चलिए साहब, ये क्वेश्चन BSPSCL में पूछा हुआ था, तो बन गया था हम तुमसे ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का रहा सीटी का रेटिंग है 100/5, तो इसका साहब गुणक फैक्टर बताइए। तो क्या होता है? के I1/I2 हो जाता है। क्या होता है साहब? के I1/I2 हो जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको समझिए कि माइंड चेक कर रहा था, दिया ही है, उत्तरे लिख दिया है। क्या हो जाएगा साहब? 20 हो जाएगा। ऑप्शन में इन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, समझे कि नहीं? थोड़ा सा साहब ने क्या किया है, ऑप्शन को सुधारा नहीं, खाली क्वेश्चन को चेंज कर दिया। आप लोग सुधार लीजिए, ठीक है? यहां 15, यहां 10, यहां 20, यहां हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी। अब उतना विद्वान रहते तो टाइपिंग का काम थोड़ी करते, है कि नहीं? तब तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो राइट आंसर हो जाएगा 20, और उत्तर आपको लिखा ही हुआ। नया दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, अब आ गया ना? चलिए, अब आंसर आ गया ना चेंज होने के बाद? सुधार लीजिएगा वहां पर, ही नहीं कि कल सुधारेंगे, नहीं तो फिर बाद में बनाने लगे तो कंफ्यूज कीजिएगा। ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल साथियों, सिलिकॉन स्टील का होगा। ये आपकी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। KH का मान भी कम होता है, हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या होगी? कम होगी। साहब कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी को कभी खुला नहीं रखना चाहिए? सीटी के सेकेंडरी को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। अगर इसके सेकेंडरी को हम खुला छोड़ देंगे तो मेरी वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा होगा। वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, करस्पॉन्डिंग आपके प्राइमरी में करंट बहुत ज्यादा पहले से है, परिणाम होगा आपकी जलकर राख हो जाएगी। इसीलिए हम हमेशा इसको बंद रखते हैं और यहां टर्न्स की संख्या ज्यादा रखते हैं। यह करंट के उच्च मान को मापने के लिए प्रयोग में ली जाती है साहब। राइट आंसर होगा डी नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ईश्वर के आशीर्वाद से सोमवार को फिर मुलाकात होगी।